जय राम जी की भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है। चल, अनाज वाली फसलें अपनी हो चुकी है, जैसे गेहूं, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, मक्का, धान हो चुकी है। आज अपन जो पढ़ेंगे वह है दलहनी। दलहनी आज ही लगभग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि कुछ बेसिक सा नॉलेज है, कुछ बीज दरें याद करनी है, इसमें एक आधी याद करनी है, और एक एक दो दो शब्द की लाइनें जो है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनकी चर्चा करेंगे। एक बार ऑनलाइन में इतना सा मुझे बता देना कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर देना, ताकि आज के सेशन को, आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू कर सके। कमेंट कर दो एक बार। चलो, अनाज वाली फसलें पढ़ के आए हो क्या? एक बार है ना, तो एक बार पढ़ लेना उनको, है ना। नॉर्मली रिवाइजन मैंने उसी दिन करवाई दिया था उसी का। फिर आज अपन दलहनी फसलें, तो देखो आज जो पढ़ने वाले हैं तो लेग्यूम क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें या फिर लेग्यूम क्रॉप्स के बारे में कुछ बेसिक सा नॉलेज देखो मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। लेग्यूम परिवार या दलहनी परिवार, अब इनके बारे में कुछ सामान्य चीजें, वानस्पतिक नाम सभी के अलग अलग आएंगे। देखो, एक तो खरीफ की दालें होती है, क्या होती है? एक तो खरीफ की दालें होती है, और एक जो होती है वह होती है रबी की। क्या होती है? रबी की दालें। तो पहले कुछ बेसिक सा देख लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपन। पावर पॉइंट ओपन कर देंगे, पहले बेसिक सा समझ लो। जैसे अपन ने अनाज वाली फसलों में बेसिक किया था, तो आधे पूरे में लगभग वही काम आता है, तो आधी चीजें लगभग वही काम आती है, क्योंकि कॉमन सी चलती है। बिल्कुल यस। अनिल, अरुण, मनोज, संगीता, बिल्कुल सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। अब देखो, खरीफ की दालें और रबी की। रबी के में तो याद रखना, एक तो आता है मटर। क्या आता है? मटर। एक आता है मसूर। क्या आता है? मसूर। एक आता है राजमा, और एक आता है चना। क्या आता है? चना। ये आते हैं मटर, मसूर, राजमा और चना। इधर जो आता है, एक तो आता है उड़द, और एक आता है मूंग मोट, मूंग मोट, और एक आता है क्या? मूंग मोट गंवार हो गया, और एक चौला। क्या आ जाता है? चौला। मुख्यतः तो ये चीजें हैं, यही क्रॉप्स अपन पढ़ते हैं। अब देखो, इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये वाली जो रबी की है, रबी का मतलब अपन कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में सर्दी वाली। कौन सी वाली है ये? सर्दी वाली, है ना। और ये वाली जो है, ये वाली कौन सी है? वर्षा ऋतु वाली। हालांकि इनको कभी कभी कुछ कंडीशन में, मतलब अपन जायद के अंदर भी उगाते हैं। जायद के अंदर, जायद के अंदर जो उगाते हैं वह अपन मृदा की उर्वरता के लिए उगाते हैं। हमें पता है कि जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें जो होती है, हमें पता है कि इनकी जड़ें जो होती है, जड़ें, जड़ों में पाई जाती है गांठें, और गांठें जो पाई जाती है उसके अंदर एक जीवाणु होता है। उस जीवाणु का नाम है क्या? राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? तो इसका काम जो है, वायुमंडल के अंदर क्या होती है? वायुमंडल के अंदर हमें बताया 78% क्या होती है? नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन, मतलब स्त्रीकरण करता है, फिक्सेशन करता है, और मृदा की उर्वरता को क्या करता है ये? तो मृदा उर्वरता को बढ़ाने का काम करती है। याद रखना, सभी दलहनी फसलें करती हैं, केवल और केवल एक ही अपवाद है, जिसका नाम है क्या? तो अपवाद के रूप में है राजमा। क्या है? राजमा। राजमा मृदा का नाइट्रोजन नहीं करती। इसके अंदर 120 किलोग्राम ही आपको क्या डालनी है? नाइट्रोजन। हमें पता है कि इसका जो एनपीके होता है वह कितना होता है? बताओ मुझे। नाइट्रोजन कितना डालना पड़ता है? एक। सभी दलहनी फसलों का बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर राजमा की नहीं कर रहा, है ना। एक, दो, और एक डालना होता है, पर कभी कभी स्टार्टर की डोज में एक, दो, दो भी डाला जाता है। स्टार्टर की डोज में मुख्यतः काम क्या आता है? एक, दो, एक, मतलब 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन। परंतु यहाँ पर नाइट्रोजन अपने को पूरी डालनी है कि कितना? 120 किलोग्राम। कारण यह है क्योंकि मृदा के, हम कहते हैं कि जो क्या नाम है, सेजवेनिया रोस्टाटा, सनई बेचा, ये भी लेग्यूम परिवार की सदस्य हैं। ये भी मृदा के अंदर क्या करती है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण करती है। ये ऐसी क्रॉप है कि इनमें जलमग्न होने की स्थिति में भी ये क्या है? जीवित रह सकती है, ऐसा इसमें माना जाता है। सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन है? बोलो। रिचका। रिचका लगभग 194 के आसपास क्या करता है? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या कर सकता है? मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्त्रीकरण कर सकता है। हमें पता है दालें जो होती है, दालें, दालें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खट्टे फल खाते हैं तो विटामिन सी काफी अच्छा होता है।
पीले फल खाते हैं तो विटामिन ए काफी अच्छा होता है। दालें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है। किसकी होती है बोलो? एवरेज पूछे तो लगभग 22 से 24 पाया जाता है। मूंग के अंदर जो पाया जाता है, मूंग के अंदर जो पाया जाता है लगभग 25% के आसपास क्या पाई जाती है? प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। बात करें अपन तो उड़द जो है, उड़द के अंदर फास्फोरस और खनिज पोषक तत्व की मात्रा क्या होती है? काफी अच्छी होती है। स्रोत के अंदर और मैं बात करूं तो आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि सुबह सुबह दालें गलानी चाहिए। सुबह क्या, रात को दालें गला देनी चाहिए और सुबह सुबह क्या हो जाती है? गला के उन्हें बाहर कपड़े में रखते हैं तो वो हो जाती है अंकुरित दालें। क्या हो जाती है? अंकुरित दालें। और अंकुरित दालों के अंदर विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड की मात्रा क्या होती है? काफी अच्छी होती है, हमें ये पता है। तो अंकुरित दालों के अंदर क्या होता है? विटामिन सी, एस्कोर्बिक एसिड, जो कि स्कर्वी रोग के नियंत्रण हेतु किया जाता है, काफी अच्छी मात्रा में होता है। कुछ स्रोत के बारे में मैंने यहाँ चर्चा कर ली। फिर देखो, दो प्रकार की फसलें होती हैं। क्या होती है? एक तो निर्धारित फसलें। क्या होती है? निर्धारित वृद्धि करने वाली फसलें होती है। और एक फसलें जो होती है वह होती है अनिर्धारित। क्या होती है? अनिर्धारित वृद्धि करने वाली फसलें। निर्धारित वृद्धि करने वाली फसलें वो होती है जिनमें शुरू के अंदर तो क्या होगा? इसकी वानस्पतिक वृद्धि होगी। क्या होगी? फर्स्टली तो इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है। सेकंडली जो होती है वह इसकी जननिक वृद्धि होती है। जननिक वृद्धि का मतलब होता है कि पहले तो क्या होगा? पहले तो मतलब पौधे की लंबाई चौड़ाई वगैरह ये बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे फिर इसके फूल वगैरह, परागण की क्रिया, बीज का निर्माण, ये जननी क्रिया, ये ऐसी फसलें कहलाती है निर्धारित। परंतु ऐसी फसलें जिनके अंदर वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ क्या चले बोलो? जननिक वृद्धि चले। क्या चले? जननिक वृद्धि चले, वह कहलाती है अनिर्धारित वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में आपने गेहूं, जौ, जई, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें देखा होगा कि इनके अंदर पहले तो पौधा अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेगा, फिर उसके बाद फूल आएंगे, परागण होगा, फिर बीज बनेगा। परंतु दलहनी फसलों में क्या होता है? दलहनी फसलों के अंदर जो होता है वह क्या होता है? तो वृद्धि के साथ साथ ही क्या आने लग जाते हैं? फूल, और फूल आने के साथ साथ ही परागण, परागण के साथ साथ ही क्या बनने लग जाते हैं? बीज वगैरह। तो यह करते हैं अनिर्धारित। इसीलिए तो कहते हैं कि इसका जो तुड़ाई सूचकांक होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स, वह क्या होता है? सबसे कम। दालें जल्दी पक जाती है, कारण क्या है? क्योंकि ये साथ साथ बढ़ भी रहे हैं और साथ साथ क्या है? पक भी रही है। इसीलिए इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है? सबसे कम, जबकि इनका हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज्यादा होता है। कितना टाइम हुआ है क्लास को चालू होते हैं? अभी हुआ 7 मिनट 57 सेकेंड। चलो देखो, तो याद रखना निर्धारित वाली और अनिर्धारित वाली ये कुछ हो जाती है। लगभग अगर मैं बात करूं कुछ चीजें कि एक खरीफ की दालें होती है। क्या होती है? खरीफ की दालें होती है। खरीफ की दालें और रबी की दालें, इसका कंसेप्ट देखो। खरीफ और रबी का क्या कंसेप्ट है? अंकुरण वाला थोड़ा सा कंसेप्ट याद रख लेना। अपन बार बार चर्चा करते हैं कि अंकुरण के बेसिस पर, तो अंकुरण के बेसिस पर दो प्रकार की है। एक तो ईपीजीएल और एक होती है हाइपोजीएल। ईपीजीएल जो होती है वह कौन सी होती है? खरीफ वाली ईपीजीएल क्या होती है? खरीफ वाली। और हाइपोजीएल क्या होती है? हाइपो, क्या उल्टा उल्टा? हाइपोजीएल, हाइपोजीएल। अब देखो, ईपीजीएल जो होती है वह क्या होती है? ये। पर याद रखना, खरीफ के अंदर एक और आता है ईपीजीएल। ईपीजीएल जो होता है वह होता है राजमा में। क्या होता है? राजमा। और राजमा जो है वह कौन सी फसल है? रबी की फसल है। हाइपोजीएल के अंदर एक और आती है, वह आती है अरहर, जो कि किसकी फसल है बोलो? खरीफ की। किसकी है? खरीफ की। अब देखो, ईपीजीएल क्या होता है? ईपी का मतलब होता है ऊपर। ईपी का मतलब क्या होता है? ईपी का मतलब होता है ऊपर, है ना। और हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे। अब देखो, जैसे इसका अर्थ क्या होगा कि माना कि मैंने ये बीज की बुआई करी, ये क्या कर दी? ये मिट्टी है, और यहाँ पर कर दी मैंने किसकी बुआई बोलो? बीज की बुआई कर दी। अब ये बीज पत्र जैसे अंकुरित होगा, अगर ये पूरा का पूरा बीज पत्र अभी अंकुरित हुआ और ऊपर से क्या निकले? ऊपर से केवल और केवल तना वगैरह निकल गए, तो ये तो जमीन के नीचे रह गया। कौन रह गया? बीज पत्र। बीज पत्र अगर जमीन के नीचे रह जाएगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी बोलो? हाइपोजीएल। परंतु अगर ये रहा मिट्टी और ये बीज है ना, बीज उठकर कहाँ आ जाएगा? जमीन के ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ईपीजीएल। ये याद रखना। तो ईपीजीएल और हाइपोजीएल। अनाज वाली फसलों में कंडीशन क्या होती है बोलो? तो ये नीचे वाली, है ना। अनाज वाली फसलों में हमेशा कहाँ रहती है? नीचे, मतलब हाइपोजीएल रहता है, ईपीजीएल नहीं। ऊपर आता ही नहीं। गेहूं का बीज ऊपर थोड़ी है। पर दालें तो अपन अक्सर क्या देखिए, जैसे चने की दाल उगाओ, क्या देखो? चने की। चना जैसे उगाते हैं अपने को पता है कि चना ऊपर उठ के आ जाते हैं, है ना। क्या चना
तो चने की दाल वगैरह एपीजीएल और हाइपोजीएल। अब देखो तो अपने को सिर्फ उदाहरण जो याद रखना है मुख्यतः, एक तो खरीफ की दालें और रबी की दालें, इतना सा पूछेगा। अपवाद के तौर पर कौन है? एक तो अपवाद के तौर पर यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो है राजमा, कौन है बोलो? राजमा। और यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पर आ जाता है अपना क्या, एक अरहर। क्या आ जाता है बोलो? अरहर। अरहर, तो अरहर भी इधर ही आ जाता है। तो दो चीजें अपने को याद रखनी है, एपीजीएल और हाइपोजीएल। अब देखो पहले अपन ने कहा था कि सोर्स के मामले में कुछ चीजें हमने कहा था कि LOC, याद आया होगा, ल्यूसिन। एल का मतलब क्या होता है? ल्यूसिन। 3 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं LMT। क्या पाए जाते हैं? LMT। एल का मतलब लाइसिन, और एम का मतलब मिथ्योनिन, और टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ये हमने कहा था। अब LOC, एल का मतलब लाइसिन, एल का मतलब क्या है? लाइसिन। लाइसिन की कमी होती है किसके अंदर बोलो? ओ का मतलब ऑयल सीड, सी का मतलब सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज वाली फसलें, और ऑयल का मतलब होता है तिल हनी फसल। ये हमने स्टार्टिंग में कह दिया था, रिवीजन है ये तो, है ना। हमने कहा था कि दलहनी फसलें के अंदर और सब्जी वाले के अंदर इसका उल्टा होता है, दलहनी और सब्जी, सब्जी प्लस दलहनी, इसका उल्टा होता है। मतलब अपन ने कहा था लाइसिन की यहाँ पर कमी होती है, लाइसिन की कमी होती है तो मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है यहाँ पर? अधिकता। ये हमने कंसेप्ट पहले बताया। जबकि इसका उल्टा पुल्टा कहाँ चलेगा? इधर, मतलब इधर लाइसिन की क्या होगी बोलो? अधिकता। यही हमने कहा था। तो लाइसिन की अधिकता कहाँ होती है? दालों के अंदर। दालों के अंदर क्या पाई जाती है? लाइसिन की अधिकता पाई। अब देखो कुछ कॉमन चीजें हैं, हालांकि ये तो आपको याद भी होगी नहीं भी होगी, तो बता देता हूं। जैसे दलहन, दलहन शब्द याद रखना, दलहन शब्द, और एक है लेग्यूम। क्या है? लेग्यूम, है ना। तो दलहन को कहते हैं पल्सेज। क्या कहते हैं? पल्स जो शब्द है पुर्तगाली शब्द है। कौन सा है? पुर्तगाली, पोर्तुगीज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? पोर्तुगीज। लेग्यूम, ल से लेग्यूम, ल से लेटिव। क्या कहोगे बोलो? लेटिव। ये कुछ कॉमन सी चीजें। सोनू सर को बोलो कि लसुआ नहीं कराया, करा देंगे भाई, कार्डिया मिक्सा, है ना, लसोड़ा, गोंदा। चलो अब देखो, ये देखो दलहनी पल्सेज, पल्सेज शब्द पुर्तगाली है, और क्या नाम है? लेग्यूम लेटिन शब्द है। ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं, और काफी देखो ये कुछ कॉमन सी चीजें। अब मैं बात करूं इनके पुष्पक्रम वगैरह की, बात कर लेता हूँ नॉर्मली कि एक तो पुष्पक्रम की चर्चा कर लेते हैं। एक तो परिवार कौन सा होगा? देखो वानस्पतिक नाम सभी का चेंज होगा, वानस्पतिक नाम सभी का क्या होगा? चेंज होगा। एक परिवार की बात करो, परिवार सभी का एक ही होगा, परिवार सभी का एक ही होगा। कुल कुल हो गया। गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्र की क्या होगी? संख्या। और एक होगा उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान। और बात करें इसका पुष्प क्रम, क्या करें? पुष्प क्रम की चर्चा करें। फल प्रकार वगैरह, फल प्रकार देख लेते हैं, फल प्रकार, है ना। ये देखो ये कुछ कॉमन चीजें। देखो वानस्पतिक नाम सभी का चेंज है, जैसे साइसर एंटीनम, विग्ना रेडिएटा, विग्ना मूंगा वगैरह, ऐसे अपन केजानस केजान वगैरह, है ना, ये अभी पढ़ेंगे सारे के अलग अलग नाम। तो वानस्पतिक नाम सभी दालों के अलग है, ये तो हमें शुरू से पता है, 2-4 बार यही बोलेंगे, हाथों हाथ याद करें। परिवार सभी का एक ही है, जैसे क्या कहते हैं बोलो? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, या इसी को कहा जाता है फेबेसी। क्या कहा जाता है? फेबेसी। या इसी का उपकुल है जिसे कहा जाता है पेपिलियोनेसी, पेपिलियोनेसी। चल ये देखो सभी एक ही परिवार है। फिर देखो गुणसूत्र की संख्या, याद रखना खरीफ की दालें, खरीफ की दालें, खरीफ की दालें के अंदर पाए जाते हैं 22। एक कुल्थी, हालांकि काम का नहीं है, बता रहा हूं, कुल्थी के अंदर 24 मिलते हैं, काम के नहीं है, पर याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं पूछेगा। रबी की दालें जो होती है उनके अंदर होती है 14, 14। अब याद रखना यहाँ पर एक आता है काबुली चना। क्या आता है? काबुली चना। उसमें कितने हैं बोलो? 16। गुणसूत्र सभी के याद। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताओ मूंग के कितने होंगे? 22। अब मुझे बताओ चौला के कितने होंगे? 22। खरीफ रबी याद होना चाहिए, सीधी सी बात। देखो ये तो याद होना चाहिए खरीफ और रबी कि खरीफ की कौन है और रबी की क्या। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ कि राजमा के कितने होंगे? 14। मटर के कितने होंगे? 14। ऐसे नॉर्मल। उत्पत्ति स्थान ज्यादातर का भारत आएगा, ज्यादातर का क्या आएगा? भारत आएगा। एक उसका याद रख लेना, अरहर का क्या आएगा? अफ्रीका। चौला का अफ्रीका, चौला का क्या है? अफ्रीका।
अफ्रीका, अफ्रीका। अब अफ्रीका वाली जो चीजें ना मतलब पानी कम ही चाहिए होता है। वैसे तो दालों में कम ही पानी चाहिए होता है, दालों के अंदर क्या होता है, पानी कम ही चाहिए होता है। क्योंकि सिंचाई की अगर मैं चर्चा करूं ना तो देखो सिंचाई की भी आता है, और वो भी सिंचाई में एक तो फूल बनते समय, फूल है बनते समय, याद रखना। सिर्फ एक अपवाद है, अपवाद याद रखना, वो कौन है, चना। कौन है, चना। चना में फूल बनते समय नहीं, फूल आने से पहले, याद रखना बस। और चने के लिए मिट्टी जो चाहिए वो चाहिए ढेलेदार, ढेले वाली मिट्टी है ना। कौन सी मिट्टी चाहिए, ढेले वाली मिट्टी या ढेलेदार मिट्टी क्या होती है, चने के लिए चाहिए होती है। और एक कब बनते हैं, फूल आने से, फूल बनते समय हो गया, एक परिपक्वन के समय दे दो अगर देना चाहो तो। पर बाकी नॉर्मली जो है ना वह मुख्यतः क्या आएगी, फूल बनते समय। अब देखो पुष्पक्रम की बात करें तो रेसी में क्या है, बोलो, रेसी। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ मूंग का पुष्पक्रम क्या होगा, मटर का क्या होगा, राजमा का क्या होगा, चमड़ा का क्या होगा, उड़द का क्या होगा, चलो यही हो गए। मतलब ऐसे याद हो जानी है क्योंकि ज्यादा माथा पच्ची नहीं। फल प्रकार सभी का जो आता है वो होता है पोड, पोड का मतलब होती है फली, क्योंकि सभी की फली खाते, सिर्फ मूंगफली की फली होती है पर उसे स्पेशल नाम देते हैं लोमेंटम। मूंगफली को क्या कहते हैं, मूंगफली को, और मूंगफली जैसी होती है इमली, कौन होती है, इमली, इन्हें नाम देते हैं लोमेंटम। क्या नाम देते हैं, लोमेंटम। हालांकि ये दोनों भी दलहनी परिवार के सदस्य, परंतु इसे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तिलहनी फसलों में पढ़ेंगे। इन्हें क्या पढ़ेंगे, तिलहनी फसल। सोयाबीन को जरूर यहाँ पढ़ लेंगे पर वो भी तिलहनी फसल है, वो भी क्या है, तिलहनी फसल है ना। टेमेरिंड इंडिका, इमली। हालांकि ये टेमेरिंड एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ से ये सऊदी अरब, कुवैत वगैरह ऐसे जाती थी इमलियां, क्योंकि उनके यहाँ खजूर होते हैं, उनके यहाँ खजूर होते हैं, क्योंकि खजूर वहीं पे होते हैं, खजूर का उत्पत्ति स्थान इराक। तो अपनी इमली वहां पर जाती थी तो वो कहते थे तमार हिंद, तमार हिंद मतलब उनकी भाषा का शब्द हुआ करता था, तमार हिंद, तमार हिंद, उन्हीं को इमली को कहते थे, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, वो शब्द उनकी बोलचाल में मतलब रोजाना आता गया, आता गया, तो वो टेमेरिन, टेमेरिन, टेमेरिन में कन्वर्ट हो गया। हालांकि उत्पत्ति स्थान अपना इंडिया वाला जो क्षेत्र है, अब इंडिया पर्टिकुलर अकेला नहीं, क्योंकि साउथ, जो साउथ एशिया आता है ना पूरा, उसमें कई सारे आ जाते हैं, अपने इंडो वाला, म्यांमार वाला क्षेत्र है ना, चाइना वाला क्षेत्र है अपना, तो वो सारे क्षेत्र मिलकर इसीलिए इसको टेमेरिंड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेमेरिंड, मतलब तमार हिंद से आया है ये शब्द एक्चुअली। तो याद रखना मूंगफली और इमली का क्या है, लोमेंटम परिवार, कौन सा, दलहनी। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, मृदा के अंदर राइजोबियम पाया मतलब जड़ों की गांठों में क्या पाया जाएगा, राइजोबियम। चलो पोड फली हो जाएगा सभी का, है ना। और क्या नाम है, अपने याद रखना ढेले वाली वो चाहिए होती है किसके लिए, चने के लिए। और इनमें चने में थोड़ा सा खट्टापन पाया जाता है क्योंकि इसके ऑक्जेलिक अम्ल वगैरह और मेलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या है, चने में थोड़ा सा क्या पाया जाता है, खट्टापन। खट्टापन कभी इनकी पत्तियों को खाना, क्योंकि उसमें एक तो क्या है, ऑक्जेलिक, क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, और क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल, और एक क्या है, मेलिक अम्ल, है ना, मेलिक अम्ल। लगभग 94 और 4% के आसपास इन्हीं के कारण क्या है, हल्का सा खट्टापन पाया जाता है इनकी पत्तियों के अंदर। एक देखो, एक खेसरी दाल, आपने लेथाइरस सेटाइवस के बारे में सुना होगा, लेथाइरस, लेथाइरस सेटाइवस, सेटाइवस। इसके अंदर एक तत्व मिलता है BOAA, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें 0.02% से कम पाया जाना चाहिए, क्या, BOAA, है ना। ये थोड़ा सा क्या है, मतलब हल्के से जहरीली मतलब टॉक्सिक कंपाउंड है जो नहीं मिलना चाहिए, याद रखना। बायो 102 के समथिंग एक किस्म निकली हुई थी जो इसकी विकसित की गई थी। तो ये देखो कुछ कॉमन सी चीजें हैं। अब दालों को चालू करेंगे, ये कुछ कॉमन तो याद होनी चाहिए। हाँ 0.2, चल 0.02 याद हो गया, ये 0.2 से कम होना चाहिए। अब देखो, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें हमेशा याद होनी चाहिए दालों को पढ़ने से पहले। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, कई सारे बताइए। तुड़ाई सूचकांक याद रखना कि इसका कम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्वेट इंडेक्स, क्योंकि लगभग अपन कहते हैं कि गेहूं चावल वगैरह 120 से 140 150 दिन ले सकती है, कम से कम 120 तो लेगी सही, नॉर्मली 140 के आसपास जाते हैं लगभग, है ना, 4 महीने के आसपास चली जाती है। पर दालें थोड़ी जल्दी आ जाती है। अपने जैसे मटर, मटर बोते हैं तो मटर बो दिए तो अपन ने अक्टूबर नवंबर, मुख्यतः तो नवंबर के समथिंग बोते हैं, अपने अपने को पता है, पर अक्टूबर में कर सकते हैं हल्की।
तो जब भी बोते हैं तब अपन कहते हैं कि लगभग जनवरी तक तो क्या आने लग जाते हैं, मटर आने लग जाते हैं, दिसंबर में आने लग जाते हैं वैसे तो कई सारी किस्में, तो अपन कहते हैं कि थोड़ा सूचकांक कमी होता है, जबकि इन फसलों में नहीं, ग्रेमनी परिवार में ऐसा नहीं। और याद रखना कीट वीट के बारे में तो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, कीट के बारे में एक बता देता हूँ, आपने सुना भी होगा, हालांकि इतना नया नहीं होगा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के बारे में आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। फली छेदक क्या कहते हैं, फली छेदक। फली छेदक जो होता है वह हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, क्या होता है बोलो, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा वर्पा आर्मीजेरा, ये कीट लगेगा, देखो ये कीट लगता है, तो ये कीट क्या करता है, फली के अंदर क्या कर देता है, छेद कर देता है, और इसका लार्वा क्या करता है, लार्वा दानों को खाता है, लार्वा क्या करता है, दानों को खाता है, दानों को क्या करता है, खाता है। और याद रखना इसमें एफिड लग जाते हैं, क्या लगते हैं, एफिड लगते हैं, एफिड माइसस परसिसी, माइसस परसिसी, माइसस परसिसी। कभी कभी देखा गया कि सफेद मक्खी का भी प्रकोप रहता है, हालांकि इतना काम का नहीं है, सफेद मक्खी का भी प्रकोप रहता है, बेमेसिया टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई, टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई। और देखा गया है कि ये दोनों टेबेसाई, ये दोनों खुद तो लगती है, जो लगती है दोहरा नुकसान पहुंचाती है हमेशा, क्योंकि दोनों वाहक है, किसका है, वाहक है, रोगों का वाहक है। याद रखना एक शब्द याद रखना, माँ, क्या याद रखना, माँ, मैं से याद रखना मोजे, मोजे रोग को कौन फैलाता है, तो ऐसे याद रखना एफिड, कौन फैलाता है, एफिड, तो एफिड किसको फैलाएगा बोलो, मोजे को। और ये अपने आप याद रख लेना लीफ कर्ल को, किसे, लीफ कर्ल मतलब पत्ती कुंचन या पर्ण कुंचन को फैलाता है। ये कुछ कॉमन सी चीजें, ये ज्यादातर डीपली पढ़ते हैं तभी काम का है, बाकी कोई काम का नहीं है नॉर्मली। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा याद होने चाहिए, रोग ये लग ही जाते हैं, इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं वैसे तो। चलो सर ये लिखना है क्या नहीं लिखना है, बेसिक बताया ताकि आपकी सहायता मिलेगी। अब देखो अब खोलते अपन पावर पॉइंट, बीज दर याद रख लेना, देखो बीज दर किताबों ने कंफ्यूज कर रखा है, बाकी बीज दर तो क्या बताऊंगे, किताबों की वजह से कंफ्यूजन होता है। देखो क्योंकि अपने बोर्ड की किताबों में पहला है पल्सेज, पल्सेज, देखो पल्सेज, पल्सेज का कुछ पॉइंट्स है, देखो पहला पॉइंट हो गया, पहला क्या है, दलहनी परिवार किसका अच्छा स्रोत होती है बोलो, प्रोटीन, जैसा कि हमें पता। दूसरा है पल्स, पैसे पल्स, पैसे पुर्तगाली भाषा का क्या होता है, शब्द होता है। लैसे लेग्यूम, लैसे लैटिन भाषा का शब्द है। दलहनी परिवार में प्रोटीन 22 से 24 मिलता है, सर्वाधिक मिलता है मूंग में, लगभग कितना 25%, लगभग कितना 25%। अंकुरित दालों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, मूंग में भी काफी अच्छा, क्योंकि ज्यादातर अंकुरित दालें अपन मूंग ही काम में लेते हैं, ऐसा नहीं कि मूंग के अलावा औरों में नहीं पाया जाएगा, पाया सभी में पाया जाएगा, जो कि क्या करता है, मतलब अपने वो स्कर्वी रोग के नियंत्रण में करता है, अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट। ये विटामिन सी की प्रॉपर्टी है, न कि दालों की, सीधी सी बात है। जो कहते हैं ना अंकुरित दालें हमें कच्ची खानी चाहिए, बना के नहीं खानी चाहिए, पता चले उसको फ्राई करके खा रहे हैं तो उसका विटामिन सी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो भी जिम वगैरह जो भी मतलब अपने हार्ड वर्क करते, वो कभी भी मतलब उसे पकाते नहीं, हालांकि आप अपने टेस्ट के लिए नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, पर पकाना नहीं, फ्राई करोगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, नष्ट। क्योंकि विटामिन सी के अंदर क्या है, बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, ये केमिस्ट्री बायो मोलिक्यूल का हिस्सा है। फिर देखो मूंग की दाल अधिक सुपाच्य होती है, इसीलिए इसे रोगियों को खिलाने की सलाह दी जाती है। जैसे कोई बीमार है जिसकी पाचन तंत्र खराब, उसे डॉक्टर अक्सर कहता है कि मूंग की खिचड़ी खानी चाहिए, मूंग दाल की क्या खानी चाहिए, खिचड़ी। खिचड़ी खाने का इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये दाल जल्दी से पच जाएगी, पच जाएगी तो डाइजेशन का ज्यादा लोड नहीं। जैसे कोई जिसका खाना पानी बंद कर रखा है ना, उसका शुरुआती में या तो दलिया स्टार्ट करते हैं, दलिया मतलब मोटा अनाज, क्योंकि मोटा अनाज का जल्दी पाचन होता है, या फिर कहते हैं कि दाल खानी है तो अपने को गाय की खानी है मूंग की, क्योंकि इसका डाइजेशन क्या होता है, इजीली हो जाता है। तभी तो डॉक्टर कहते हैं कि हमेशा मूंग दाल की खिचड़ी अपने को खाना चाहिए। उड़द में फास्फोरस अभी बताया था कि मूंग में क्या मिलेगा, प्रोटीन की मात्रा, जबकि उड़द में क्या मिलेगी बोलो, फास्फोरस की मात्रा काफी अच्छी, खनिज पदार्थ भी इसी के अंदर मिलते हैं काफी अच्छे। दलहनी फसलों में देखो लाइसिन की क्या होती है, अधिकता होती है, तथा ट्रिप्टोफेन व मेथियोनिन की क्या होती है, कमी होती है, जैसा कि अपन ने पूरा कंसेप्ट एक साथ क्लियर कर रखा है एलओसी शब्द से। भारत में सर्वाधिक दाल देखो राजस्थान में कहा होती है, झालावाड़,
एक्चुअल में दालें वहां पर उगाते हैं जहां पर पानी की मात्रा कम है, क्योंकि पानी कम चाहिए होती है। पानी क्या होता है, कम चाहिए होता है। और झालावाड़ वाला क्षेत्र में इसलिए उगाते हैं क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एमपी जो है ना, मध्य प्रदेश, वहां पर दालें काफी उगाते हैं और सोयाबीन तो काफी ज्यादा उगाते हैं। एमपी को तो पर्टिकुलर सोया राज्य कहते हैं। सोया राज्य कहने का कारण है क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र खूब ज्यादा है। कहां पर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश और झालावाड़ क्या है, आपस में दोनों बॉर्डर में, क्योंकि मैं तो वही कहूँ कि मेरे 30 किलोमीटर दूर पड़ता है झालावाड़। झालावाड़ 30 किलोमीटर पड़ता है, लगता हमारे कोटा है एक्चुअल में, पर पड़ता कोटा तो 70 किलोमीटर मेरे से, झालावाड़ पड़ता है 30, है ना। मतलब वहां जिला कौन सा लगेगा, मेरे मेरे लगता है कोटा, है ना। तो झालावाड़ पास में पड़ता है। जो एक्चुअल में क्या होता है, हम तो कई बार जाते हैं क्योंकि राजस्थान का नागपुर झालावाड़, राजस्थान का कानपुर कोटा, है ना, राजस्थान का राजकोट अपना, मूंगफली का उत्पादन काफी अच्छा। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश में दालें वाले खूब उगते हैं। मतलब हालांकि सोयाबीन तो उगाते जो उगाते हैं, पर दालें भी काफी अच्छी कहाँ उगाते हैं, मध्य प्रदेश। राजस्थान का पूछे तो झालावाड़ वाला क्षेत्र, क्योंकि बाउंड्री अक्सर, जैसे पंजाब हरियाणा में किन्नों की खेती करते हैं, तो किन्नौर सर्वप्रथम राजस्थान में कहा है, उसी की बॉर्डर वालों में आएगा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़। कारण है ना, पड़ोस के तो सबसे ज्यादा लक्षण आते हैं। वहां पे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी बोलते हैं, अपने राजस्थानी का कोई क्रेज ही नहीं है। लोग बाग राजस्थान को कोई ज्यादा क्रेज नहीं देते, पंजाब हरियाणा को देते। कारण ये, तो देखो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होगा, राजस्थान में, झालावाड़ में। और सोयाबीन का अधिक उत्पादन कहाँ होता है, बोलो, एमपी में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बोलो, सोया राज्य। क्या कहते हैं, सोया राज्य। अंतरराष्ट्रीय, देखो ये कुछ वर्ष याद करा रहा हूं, हालांकि ऐसे याद कर लेना। देखो मैं बता देता हूं, याद रखना। 2004, च से 4 होता है, च से चावल, अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष, च से 4, च से चावल। याद रखना 2008, ऐसे 8, ऐसे आलू। याद रखना ऐसे 8, ऐसे आलू। 2015 और 2016, 2015 याद रखना अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, और ये याद रखना अंतरराष्ट्रीय दलहनी वर्ष, अंतरराष्ट्रीय दलहनी वर्ष। आप मुझे बता सकते हैं कि मिलेट्स वर्ष कौन सा था, 2023, ये अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष। क्या है, बोलो, मिलेट वर्ष। और 2025 बता सकते हो, हैं? हैं? कैमिलेटी, कैमिलेटी मतलब ऊंट परिवार वाला, ऊंट वगैरह, ये याद। तो ये कुछ तो याद रखना, चावल, आलू, मृदा, दलहनी, मिलेट, याद रखना है। याद रखना 2007 था, जीवन में 7 जरूरी होता है, किसका, जल का। जल है तो कल है, तो अंतरराष्ट्रीय 2007 मतलब जल वर्ष। इंपोर्टेंट याद रखना 2016 अंतरराष्ट्रीय दलहनी वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। एक्चुअल में मृदा वर्ष का क्या है, थीम वो थे। 2015 में अपने स्वस्थ ग्राम खेतहरा सूरतगढ़ श्री गंगानगर में प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा वहां पर शुरुआत की गई थी, स्वस्थ ग्राम खेतहरा के स्लोगन से, है ना। वो किया गया था कहां पर, अपने सूरतगढ़ हनुमानगढ़। तो याद रखना सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत भी अपने कब हुई थी, मतलब 2015 में। चलो फिर देखो कहां पे आ गए, दलहनी फसलों में सर्वप्रथम संकर किस्में एक साथ ही लिख दी थी अपनी, आईसीपीएच, है ना। तो याद रखना कहां गई, आईसीपीएच क्या है, 8, जो कि कहां से डेवलप्ड है, बोलो, इकरी सेट। इकरी सेट कहां पड़ता है, हैदराबाद। कहां पड़ता है, हैदराबाद। इकरी सेट जो पड़ता है वो पड़ता है कहां पर, हैदराबाद। इकरी सेट हैदराबाद से आईसीपीएच 8, 1991, 1991। तो सबसे पहले अगर दलहनी परिवार में पूछे तो सर्वप्रथम में इसकी संकर किस्म किसमें निकली, अरहर में। नाम क्या है, ICPH8, ICPH8। कब निकली, 1991, 1991। और अपने अनाज वाली फसलों में किसकी निकली थी, बोलो, मक्का, गंगा 2, गंगा 1। क्या है, गंगा 1। कब निकली थी, 1961, 1961। चलो बहुत बढ़िया। फिर देखो ये ग्रांड में सल द्वारा विकसित किया गया, ये बीजोपचार FIR सभी का करते हैं। F का मतलब होता है फंजीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब राइजोबियम, राइजोबियम। फंजीसाइड मतलब कवकनाशी, इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी, R का मतलब राइजोबियम। इस विधि से क्या करते हैं, बीजोपचार करते हैं। तो इसके लिए देखो ये कवकनाशी दवाई, है ना। तो कवकनाशी दवाई का नाम तो नॉर्मली याद रखना, हर एक में काम आती है, थायरम, कैप्टान, कार्बेंडाजिम। क्या है, बोलो, थायरम, कैप्टान और कार्बेंडाजिम। थायरम सभी के अंदर एक ही, थायरम, कैप्टान और कार्बेंडाजिम।
मात्रा एक ही लेते हैं 2 से लेकर 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। 1 किलो बीज के 1 किलो बीज है तो कितनी मात्रा लोगे? 2 से 3 ग्राम। ये याद। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ऐसे जो लेते हैं वो अपने क्या नाम है इंसेक्टी वो ये हो गया। एफ का मतलब फंजीसाइड, आई का मतलब इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशी, जैसे मेलाथियान पाउडर हो गया, क्लोरोफाइरीफोस हो गया, है ना, ये इंसेक्टिसाइड। राइजोबियम की कई सारी प्रजातियां लेते हैं, इसमें लेते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, क्योंकि लेग्यूम के लिए लेते हैं ना वो लेग्यूमिनेसेरम। मोट का उपयोग देखो, मोट एक्चुअल में क्या है कि बीकानेरी भुजिया आपने खाई होगी। बीकानेरी भुजिया अगर आपने खाई है तो सर्वाधिक मोट का उत्पादन होता है बीकानेर के आसपास। कहाँ होता है? बीकानेर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, वो वाला जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है ना, वहां मोट का उत्पादन होता है। और मोट के उत्पादन की वजह से वहां पर सेव बनता है एक नमकीन जिसे कहते हैं बीकानेरी भुजिया। अपने भारत में, राजस्थान में नहीं, वर्ल्ड फेमस है बीकानेरी भुजिया। तो ये कारण है कि वो मोट का उत्पादन करते थे वहीं पर। ये बहुत पहले की बात है जब शुरुआत की गई थी, और आज वास्तव में वर्ल्ड फेमस है। तो राजस्थान में जो मारवाड़ वाला क्षेत्र ना, वो मोट के उत्पादन में काफी अच्छा। और दलहनी फसलें ज्यादातर वही उगाते हैं, क्योंकि पानी नहीं, मिट्टी में कुछ उगेगा भी नहीं। उगेगा तो सर्वाधिक क्या उगेगी? दाल। दालें सबसे ज्यादा। तो मोट के उत्पादन में क्या है बोलो? बीकानेर वाला क्षेत्र। और क्या फेमस है बोलो? क्या बनता है इसका? बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी नमकीन बनाने के काम में आती है मोट। चना, रबी तथा अरहर खरीफ का भारत में सर्वाधिक क्या है उत्पादन? तो भारत में देखो, अगर कहें कि रबी वाली फसल कौन सी प्रसिद्ध है? चना, आपने को पता है। और खरीफ में सबसे ज्यादा कौन उगाते हैं? अरहर। अरहर क्या उगाते हैं? अरहर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रबी में सर्वाधिक मतलब उत्पादन क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है, तो चना का। और खरीफ में किसका है? अरहर। केजानस केजा अरहर। पिजन पी, कबूतर वाली दाल। फिर देखो, मसूर की फसल को गन्ने की फसल के बीच में अंतराल सेचन के काम में लेते हैं। हालांकि कभी कभी एक बार ऐसा प्रश्न आ चुका है कि कौन सी फसल को, ये ज्यादा कोई काम का है नहीं। तो याद रखना, मसूर की फसल को किसके बीच में काम में लेते हैं बोलो? गन्ने के बीच में अंतराल सेचन के रूप में लेते हैं। अंतराल सेचन का मतलब होता है कि अपन जैसे गन्ने की फसल अपने को पता है कि बड़ी लंबी सी होती है, बीच में काफी जगह हो जाती है। अब उस जगह के बीच में क्या करते हैं अपन एक्चुअल में, ये मसूर वगैरह ये उगा देते हैं। ये उगाते हैं तो दो फायदे हो जाते हैं। एक तो अपने को एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है कि इस फसल की, एक जल्दी ये पक जाएगी, क्योंकि अपने को पता है कि गन्ना लगभग साल जब पढ़ाएंगे अध साली है ना, ये पढ़ाएंगे सारे के सारे, तो गन्ना की उम्र अपने को पता है कि लंबी चौड़ी चलती है। बीच में कोई पैसा नहीं मिलेगा तो पैसा अपन ले सकते हैं, तो अतिरिक्त इनकम मिल रही है। दूसरा फायदा ये है कि उसमें डालने वाली खाद की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहा है, तो यूरिया वगैरह की दो फायदे हो जाते हैं। एक तो मृदा का स्थिरीकरण, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, एक एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी क्योंकि जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। तो याद रखना कि मसूर को किसके बीच में अंतराल सेचन लेते हैं? हाँ। फिर देखो लेथायरस सेटाइवा, इसको कई सारे नाम जानते हैं। लेथायरस सेटाइवस को लेथायरस सेटाइवस कह दो या लेथायरस सेटाइवा कह दो। इसको ज्यादातर नॉर्मली कहते हैं, वो कहते हैं खेसारी दाल। क्या कहते हैं? खेसारी दाल। हालांकि इसके इंडियन पी भी कहते हैं, इसे कहते हैं व्हाइट पी, इसे कहते हैं ग्रास पी। तो याद रखना लेथायरस सेटाइवस। ये आया था 2019 या 20 के क्वेश्चन पेपर में आया था, लगभग 20 में 21 में ऐसे आया था एक ही बार, और एक ही बार डबल एओ में आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड पाया जाता है, यही प्रश्न पूछा है। तो बी ओ ए, क्या पाया जाता है बोलो? बी ओ ए। नॉर्मली याद रख लेना लेथारिस वाला। इसके अंदर एक और पाया जाता है, इसको भी पूछ ले, तो ओ डीएपी। ओ डीएपी, ओ का मतलब जो होता है वो होता है ऑक्साइड। ओ का मतलब ऑक्साइड। डी का मतलब क्या है बोलो? का मतलब
अब आ रही होगी, देखो ऑनलाइन वालों। तुम्हारे तो तुम्हारे फायदा है। करंट आ जाए तो आ जाए यार, जिंदगी इतनी लिखी है तो इतनी सही। नहीं, देखो ऑनलाइन में चेक करो, देखो आ गई क्या। क्या सेल वेल खत्म हो जाते हैं यार ऑनलाइन वालों। आप बताओ, सब कुछ बढ़िया, आनंद मंगल। चल वापस समझा देते। देखो ये वापस समझा देते कि मसूर जो है, मसूर को किसके बीच में अंतराशस्यन के रूप में लेते हैं, गन्ने के रूप। कारण मृदा के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब मृदा उर्वरता को बढ़ाएगा। दूसरा क्या है, अतिरिक्त आय के हेतु काम में लेगा। दूसरा क्या है कि इंडियन पी या फिर खेसरी दाल, खेसरी दाल कहते हैं लेथाइरस सेटाइरस। क्या होती है, लेथाइरस सेटाइरस। दो कंपाउंड पाया जाता है, एक तो ओ डीएपी, क्या पाया जाएगा, ओ डीएपी लगभग 0.04%, और एक और पाया जाएगा बी ओ ए, बी ओ ए, कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। कारण टॉक्सिक कंपाउंड है। क्या है, टॉक्सिक कंपाउंड है, तो ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी दालें वाली जो फसलें हैं C3 में आएगा, सिर्फ ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना जो कि अनाज वाली फसलें हैं ये C4 होती है, और बाकी सभी एग्रोनॉमी की फसलें किस में आएगी, C3। बाकी सभी दालें नहीं, बाकी सभी किस में आएगी, C3 में। फिर देखो सभी दलहनी परिवार में क्या होता है, स्वपरागण, जो कि ऑलरेडी अपना कंसेप्ट क्लियर है कि सभी के अंदर सिर्फ एक ही अपवाद होता है, बेचारा अरहर। क्या होता है, अरहर। अरहर के अंदर क्या पाया जाता है, बहुधा पर परागण। क्या पाया जाएगा, बहुधा पर परागण। उधर ग्रेवनी परिवार में ज्वार था, कौन था, ज्वार था। इधर कौन है, अरहर, केजानस केजा। अरहर के अंदर क्या पाया जाएगा, बहुधा पर परागण। तो ये देखो ओपन क्रॉस पोलिनेशन। देखो सभी खरीफ वाली दलहनी फसलों का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, भारत से चौला का क्या होता है, अफ्रीका। ये अपन ने कहा है कि अफ्रीका किसका है, बोलो चौला का, और सभी खरीफ वाली का क्या होता है, भारत। मटर का रबी वाली दाल है तो मध्य एशिया होता है। प्याज लहसुन का भी मध्य एशिया, मटर का भी क्या होता है, मध्य एशिया। बाकी का कुछ मेडिटेरियन क्षेत्र वगैरह ऐसे होते हैं, हालांकि वो भी ज्यादातर भारत में काउंट होती है, याद रखना। फिर देखो सभी लेग्यूमिनेसी परिवार में नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, अपवाद के रूप में कौन है, राजमा। यह नाइट्रोजन स्त्रीकरण नहीं करती, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 120 किलोग्राम चाहिए होती है। खाद्यान्न फसलों के समान ही क्या दी जाती है, इसको नाइट्रोजन दी जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन का स्त्रीकरण कौन करता है, बोलो रिच का, कितना, 194 किलोग्राम पर हेक्टेयर, याद रखना। सभी दलहनी फसलों का कुल क्या होता है, लेग्यूमिनेसी। सभी में क्या पाया जाएगा, स्वपरागण। अरहर में क्या मिलेगा, बहुधा परपरागण। क्या मिलेगा, बोलो बहुधा परपरागण। सभी का फल प्रकार क्या कहलाएगा, पोड, या फिर इसी को क्या कहते हैं, फल। सभी का पुष्प क्रम क्या है, रेसी। नॉर्मली प्रोटीन की मात्रा 22 से 24 सभी के अंदर। बाकी पूछे चना के अंदर 21, और सबसे ज्यादा मूंग के अंदर। याद रखना उड़द, उड़द के अंदर क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली 60 से 70, क्या पाया जाता है, 60 से 70। एवरेज याद रखना 60, अनाज वाली फसलों में 70। फिर देखो कुछ ये कॉमन सी चीजें हैं जो कि अपन ने बता दी है कि रबी वाली दलहनी फसलें और खरीफ वाली दलहनी फसलें। खरीफ वाली में मूंग, मूंग हरा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम। क्या कहते हैं, बोलो ग्रीन ग्राम। और इसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्राम। क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम और गोल्डन ग्राम। मोठ, मोठ को कहते हैं मोठ बीन। क्या कहते हैं, मोठ बीन। उड़द को कहते हैं ब्लैक ग्राम। क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम। उड़द को क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम। याद रखना ब्लैक ग्राम। अरहर को कहते हैं पिजन पी। क्या कहते हैं, पिजन पी। एक बार हिंदी में गलत टाइपिंग वाला, पिजन का मतलब होता है कबूतर, है ना, कबूतर वाली दाल आ गई, ऐसे हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इंग्लिश वर्ड देख लेना। रेड ग्राम भी कहते हैं क्योंकि अरहर की दाल लाली होती है। इसे कहते हैं तुअर की दाल। क्या कहते हैं, तुअर की दाल। ये नया शब्द है कोगोपी। क्या कहते हैं, कोगोपी, है ना। फिर देखो चौला को कहते हैं काउपी। क्या कहते हैं, काउपी।
विग्ना अंगुनिकुलेटा, विग्ना अंगुनिकुलेटा। फिर देखो चना को कहते हैं बंगाल ग्राम या कहते हैं चिकपी, बंगाल ग्राम और चिकपी। मटर को कहते हैं पी पाइसोसेटर और मसूर को कहते हैं लेंटिल, क्या कहते हैं लेंटिल। राजमा को कहते हैं फ्रेंच बीन, क्या कहते हैं फ्रेंच बीन। दाने किडनी के जैसे दिखाई देते हैं इसलिए क्या कहते हैं इसे किडनी बीन, तथा क्या कहते हैं नेवल बीन। याद रखना किडनी बीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका दाना ही इसी प्रकार का आता है, किडनी जैसा दिखता है। खरीफ की दालों के अंदर अंकुरण क्या पाया जाएगा इपीजियम, और रबी वालों में क्या पाया जाएगा हाइपोजियम, इपीजियल और हाइपोजियम, है ना। सिर्फ अपवाद मैंने बता दिया। उधर राजमा, राजमा किसका है बोलो, तो राजमा जो है वह किसका पड़ता है रबी का, पर आता किधर है तो राजमा आता है इधर, ये देखो। इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे, इसको यहाँ पे बता रहा हूं, ये अपन ने कर रखा है ना, हाँ लिख रखा है, गया ये रहा। इधर देखो माता बच्चे मत करो। खरीफ की दालें, खरीफ में क्या है इपीजियल और रबी में क्या है हाइपोजियल। याद रखना रबी मतलब सर्दी वाले दालें ऊपर आ जाती है, सर्दी में क्या आ जाती है ऊपर आ जाती है। तो याद रखना इपीजियल खरीफ के अंदर और हाइपोजियल रबी के। एक एक ही अपवाद है, ज्यादा माता बच्चे मत करना। राजमा आता रबी में, राजमा आता रबी में है, परंतु क्या पाया जाता है तो पाया जाता है ये इपीजियम। और अरहर आता खरीफ में है पर पाया क्या जाएगा ये। तो इतना सा याद रखना, कंफ्यूजन मत होना इस टेबल में, जैसे भी याद रखो आप। फिर कहा गया गुणसूत्र की संख्या देखो, सभी की मैंने बता दी कि अपने खरीफ वाले की क्या है 22 और रबी वाले की क्या है 14। ये कुलथी देखो नहीं पूछेगा 24 है, परंतु हाँ काबुली चना पूछेगा, साइसर काबुली का उसका याद रखना कितना 16। 16 प्याज लहसुन का भी होता है, याद रखना थोड़ा सा। अब देखो कुछ ये चीजें हैं, कुछ अन्य नाम वगैरह, जैसे पहला है चना, चना को चिकपी और बंगाल ग्राम कहते हैं, अभी बताया था। बताओ वानस्पतिक नाम क्या होता है चना का, साइसर एरेंटिना। दो तीन बार बोलो, क्या कहते हैं बोलो, साइसर एरेंटिना। चना का वैज्ञानिक नाम अब देखो, अब चेक करो देखो आ रही है क्या। अब इसमें तो फुल बता रखा है, ये तो यहाँ डालते पहले डिम हो गई, आ गई आवाज। चलो देखो रिफ्रेश, नहीं रिफ्रेश की बात नहीं, अपने लाइट जल जाती। सर ये क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसे होता रहता है, ठीक है। चल तगड़ा आदमी है तुझे। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये वाला भाग दक्षिणी, इधर वाला भाग पश्चिमी, ये वाला अर्ध गोलार्ध में देख रहे हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है एशिया। तो चने का लगभग अपना भारत भी यही पड़ता है पूरे के पूरे, तो भारत भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, क्वेश्चन में जरूर याद रखना है अपने को क्या आता है
भारत। हालांकि काबुली चने का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, काबुली चने का क्या आएगा, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ये याद रखना। इसकी बीज दर याद रखना कितनी होती है, 60 से 80 किलोग्राम। कितनी होती है, 60 से 80 किलोग्राम। सभी की बीज दर इंपोर्टेंट है, दलहनी परिवार में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बीज दर के अंदर, और कारण ये है कि अपनी आरबीएससी की किताब में सबसे ज्यादा पागल बना रखा है, क्योंकि यही ज्यादा कंफ्यूजन। फिर देखो अरहर, अरहर को पिजन पी कहते हैं, लाल होती है तो रेड ग्राम, और कागो पी कहते हैं। बताओ अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, केजानेस केजा। फिर देखो उत्पत्ति स्थान, खरीफ की सभी दालों के अंदर, खरीफ की सारी दालों के अंदर उत्पत्ति स्थान भारत, सिर्फ और सिर्फ चवला को छोड़कर, चवला का क्या है, अफ्रीका। फिर देखो अपनी बीज दर जेट के हिसाब से क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है 12 से 15। नॉर्मली अपनी होती है 6 से 8। हालांकि 6 से 8 जो देरी से बुआई करते हैं उनमें काम में लेते हैं, जल्दी पकने वाली जो होती है ना उनमें काम में लेते हैं। पर याद रख लेना अपनी तो जेट के हिसाब से कितनी, 12 से 15 किलोग्राम। फिर देखो मूंग को ग्रीन ग्राम करते हैं, गोल्डन ग्राम करते हैं, वैज्ञानिक नाम बोलो क्या है, विग्ना रेडिया। एक ही चीज कंफ्यूज मत होना कि विग्ना मूंगा करके मूंग नहीं, वो क्वेश्चन देगा कि वो क्या नाम, मूंग का वैज्ञानिक नाम निम्न में से कौन सा है, एक ही क्वेश्चन देगा और एक ही, और पहला ही ऑप्शन विग्ना मूंगा देगा, और 101% 99 जनसंख्या क्या करती है, विग्ना मूंगा। ये सबसे आसान क्वेश्चन, बार आते हुए कहते हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन क्या था, विग्ना मूंगा, मूंग का वैज्ञानिक नाम और मूंगा। याद रखना ये उड़द का होता है, किसका होता है, उड़द का, जबकि विग्ना रेडिएटा होता है। क्या होता है, विग्ना रेडिएटा। ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा, तो स्टार कर लेना, विग्ना मूंगा नहीं आएगा। फिर देखो उत्पत्ति स्थान खरीफ की सभी दालों का क्या है, भारत, और अपनी बीज दर कितनी है, 12 से 15 पर हेक्टेयर। अब लगभग देखो अपने जेट वालों ने कितना दे रखा है, 15 से 20। कितनी है, 15 से 20, और 8 से 10 किलोग्राम जो चाहिए होती है वो मिश्रित फसल के लिए। मिश्रित फसल का मतलब होता है दो बीजों की फसल को मिलाकर एक साथ बुआई करना। मिलाकर बुआई करते हैं तो उसे मिश्रित करते हैं, जबकि अलग अलग करते हैं तो वो अंतरा सेक्शन के। बता फुल रखा है, रिफ्रेश नहीं करेंगे यार। अब चेक करो रे, आ रही है क्या आवाज, अब चेक करो देखिए। ब्लॉक मत कर, कमेंट सही किया करो रे, ब्लॉक कर देंगे तो बार बार फोन करोगे। हैं? अब आ रही है, अब आ रही है क्या, देख देख लो। चल हो जाता है तो बताओ मोट का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोलो, विग्ना एकोनेटिफोलिया। खरीफ की सभी दलहनी फसलों का उत्पत्ति स्थान भारत, क्या है बोलो, भारत। अपनी बीज दर कितनी होती है बोलो, 10 किलोग्राम।
और मिश्रित के लिए जस्ट क्या कर देनी है, आधी, 10 की आधी 5 किलोग्राम। यहाँ पर भी मूंग की क्या होती है, मिश्रित के लिए जस्ट आधी। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोलो, विग्ना मूंगा। खरीफ की सभी दालें भारत, और अपना बीज दर कितनी, 12 से 15 किलोग्राम। कितनी है, 12 से 15। पर ये कहाँ के लिए, आईसीआर। यहाँ पर 15 से 20, तो यहाँ पर भी 15 से 20, क्योंकि यही है। और मिश्रित फसल के लिए वही करनी है आपको, क्या, आधी। फिर देखो, फिर इसके बाद आती है, ये डिलीट करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है चौला। चौला को कहते हैं क्या, काउ पी, या फिर कहते हैं इंडियन किडनी बीन। इंडियन किडनी बीन, विग्ना साइनेंसिस। पर विग्ना अनगुनिकुलेटा, क्या याद रखोगे, विग्ना अंगुइकुलेटा या अनगुनिकुलेटा या अंगुइकुलेटा, याद रख लेना। उत्पत्ति स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्या है, बोलो, अफ्रीका। क्या है, अफ्रीका। बीज दर बोलो कितनी है, 20 से 25 किलोग्राम। मिश्रित के लिए देखो आधी कर दी, 20 का आधा 10, 8 से 10 किलोग्राम। राजमा को कहते हैं क्या, फ्रेंच बीन। वैज्ञानिक नाम बोलो, पेसियोलस वल्गेरिस। उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका। उत्पत्ति स्थान मध्य अमेरिका। रबी की दलहनी फसल है, किसकी है, बोलो, रबी की दलहनी फसल। खरीफ की होती तो क्या जाता, भारत। अपने बीज दर कितनी, 100 से 120। राजमा की दाल देख रखी है क्या, मोटी मोटी आती है, वैसे बीज दर बढ़नी है, गेहूं के बराबर चल जाती है। गेहूं की भी तो 100 किलोग्राम चल जाती है, इसकी भी कितनी, 100 किलोग्राम। मसूर, लेंटिल, लेंस एस्कुलेंटा। क्या है, लेस एस्कुलेंटा। उत्पत्ति स्थान मेडिटेरियन। यहां पर लिख लेना यूरोपियन क्षेत्र, यूरोपियन क्षेत्र, यूरोपियन क्षेत्र। बताओ मसूर की बीज दर कितनी, बोलो, तो 30 से 40 किलोग्राम। कितनी है, बोलो, 30 से 40 किलोग्राम। एक मटर आता है जिसे गार्डन पी भी कहते हैं, फील्ड पी भी कहते हैं। अपना वाला जो है वह कौन सा है, फील्ड पी। कौन सा है, बोलो, फील्ड पी। पाइसम सेटाइवम आर्वेंस, इसकी वार लिखना कौन सा है, आर्वेंस। आर्वेंस, वार मतलब वेराइटी। हाँ, वार मतलब वेराइटी, वारी कहते हैं एक्चुअली। जो पर्टिकुलर वार जो है, क्योंकि पाइसम सेटाइवम होटेस वो हॉर्टिकल्चर वाला, और पाइसम सेटाइवम आर्वेस क्योंकि अपने दाने वाला काम में आता है, सूखे दाने वाला, जबकि उधर काम में आता है फली वाला, हरे दाने वाला, या फिर अपन कह सकते हैं जो फली के अंदर काम में आता है वो होटेस में काउंट होता है, जबकि ये पाइसम सेटाइवम आर्वेस में काउंट होता है। मेडिटेरियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र के कोष्टक में एक और लिख लेना मध्य एशिया। क्या लिखोगे, मध्य एशिया, मध्य एशिया, ये भी लिख लेना, क्योंकि मटर का मध्य एशिया भी माना जाता है। एक और कोष्टक में लिख लेना मेडिटेरियन क्षेत्र या फिर मध्य एशिया। और बीज दर लगभग कितनी काम में आते हैं, 60 से 80 किलोग्राम। तो एक बार देखो वापिस से आप लोग बोलो, वैज्ञानिक नाम बुला रहा हूं, बोलते जाना। बताओ चना का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोलो, सही सर। अरहर का वैज्ञानिक नाम, मूंग का वैज्ञानिक नाम, मोठ का वैज्ञानिक नाम, उड़द का वैज्ञानिक नाम, और चवला का वैज्ञानिक नाम, विग्ना साइनेंसिस या फिर विग्ना अंगुई। राजमा का वैज्ञानिक नाम, फेसियोलस। मसूर का वैज्ञानिक नाम, लेस एस्कुलेंटा। मटर का वैज्ञानिक नाम, चलो बीज दर देखे, बीज दर देखते, नहीं देखे, आंखें बंद कर ले। बताओ चना की बीज दर कितनी, अरहर की बीज दर जेठ के लिए 12 से, और नॉर्मली कितनी रखते हैं, मूंग की बीज दर आईसीआर के लिए, जेठ के लिए, जेठ का मतलब समझे राजस्थान के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी जेठ की ही क्या होगी, काउंट होगी, क्योंकि आरबीएससी की किताब के अनुसार। मिश्रित फसल के लिए कितनी, मोठ की बीज दर कितनी है, बीकानेरी भुजिया किससे बनती है, बताओ उड़द की बीज दर आईसीआर के लिए, जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए कितनी है, मिश्रित फसल के लिए चौला की बीज दर कितनी रखते हैं, राजमा की कितनी रखते हैं,
मसूर की कितनी, मटर की कितनी, बताओ। उत्पत्ति स्थान खरीफ की दालों का क्या होता है, चना का क्या होगा, और चौला का क्या है, राजमा का, मसूर और मटर का मेडिटेरियन क्षेत्र को क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, यूरोपियन क्षेत्र। अब देखो ये बताए रखा है कि दलहनी फसलों में क्या नाम है अपने सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन फूल आते समय सारी दालों में सिर्फ अपवाद के तौर पर कौन है, चना। चना में फूल आने से पहले यूं कहते हैं कि फूल आते समय अगर चौला में सिंचाई करते हैं तो फूल जड़ के नीचे गिर जाते हैं। और याद रखना इसमें स्वपरागण का जो कारण है ना, इसका फूल कभी खिलता ही नहीं है। मतलब प्लेस्टोगेमी का मतलब होता है अन्यून मिलिता, मतलब नेवर ओपनिंग ऑफ फ्लावर दैट इज कोल्ड कंडीशन इज प्लेस्टोगेमी। मतलब जो फूल कभी भी नहीं खिलता है, हमेशा बंद रहता है, वह लेग्यूमिनेसी परिवार, और उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लेस्टोगेमी। सिर्फ और सिर्फ एक में बहुधा पर परागण पाया जाता है, वह किसमें बोलो, अरहर के अंदर। किसमें है, अरहर में बहुधा पर परागण। तो याद रखना कि फूल आते समय करना चाहिए सभी के अंदर। चना में कहते हैं कि फूल आने से पहले कर देना है, फूल आते समय नहीं करना। और बाद में तो परिपक्वन भी आ सकता है। पोड का मतलब होता है परिपक्वन अवस्था, क्योंकि फल बनते समय पोड अवस्था या फली के आते समय, तो फली बनते समय। खरपतवार का प्रबंधन देखो, अगर पीछे फ्लूरेलिन शब्द लग जाता है, क्या लग जाता है, फ्लूरेलिन, है ना, ये शब्द लग जाएगा तो याद रखना पीपीआई, क्या है बोलो, पीपीआई, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यही होता है। मतलब फसल की बुआई से पहले जो खरपतवार नाशे डाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है पीपीआई। पीई, प्री इमरजेंसी, बीज की बुआई कर दी परंतु अंकुरण नहीं हुआ, अंकुरण नहीं हुआ। ज्यादातर कौन सी डालते हैं, तो ज्यादातर डालते हैं पेंडीमेथाइलिन। किसमें डालते हैं, पेंडीमेथाइलिन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आता है पोस्ट इमरजेंसी, क्या डालते हैं, पोस्ट इमरजेंसी। ये दोनों नए खरपतवारनाशी है जो कि रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पर डाले गए, याद रखना। चलो तो देखो पीपीआई के रूप में क्या डालेंगे, फ्लूक्लोरेलिन और ट्राइफ्लूरेलिन। पीछे शब्द क्या जुड़ेगा, हाँ जी सर, समय हो चुका है, 2 मिनट, है ना। चल तो पीछे शब्द क्या जुड़ेगा, रेलिन शब्द जुड़ जाएगा, क्या, रेलिन, फ्लूक्लोरेलिन वगैरह ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं, याद रखना। और पीई, प्री इमरजेंसी के लिए क्या लेते हैं, पेंडी मिथाइलिन। और पोस्ट इमरजेंसी के लिए देखो नई रजिस्टर्ड है जिसका नाम है क्लोडिनोफोप। क्या नाम है बोलो, क्लोडिनोफोप। और पोस्ट इमरजेंसी के लिए एक और क्या है वो, क्लीविजोफोप। पीछे फोप याद रखना, हालांकि नई रजिस्टर्ड है, एग्जाम में एक में भी नहीं पूछा गया क्योंकि न्यू रजिस्टर्ड है, दालों में काफी अच्छे काम कर रही है इन्हीं को। और एक है देखो सोयाबीन में क्या डालते हैं, मेट्रीब्यूजेन, क्या डालते हैं, मेट्रीब्यूजेन। हालांकि सोयाबीन करवाएंगे जब भी आपको ये बताई देंगे कि मेट्रीब्यूजेन। उर्वरक का मैंने बताई दिया, नॉर्मली कितना डालते हैं, 1:2:1। 1 का मतलब हमेशा क्या होता है, 30। 1 का मतलब क्या होता है, 30 किलोग्राम। मतलब नाइट्रोजन डालेंगे 30 से 40 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 70 किलोग्राम, पोटास की मात्रा कितनी, 30 से 40 किलोग्राम। स्टार्टर के रूप में होता है, मतलब शुरू में जो डोज दी जाती है ना उसमें रख देते हैं 1:2:2। स्टार्टर मतलब शुरुआती अवस्था में। हमेशा याद रखना दलहनी फसलों को हमेशा फास्फोरस की मात्रा ज्यादा दी जाती है, क्योंकि आपको कल परसों ही बताया था जब मैंने ज्वार बताया था, तब इसका बताया था कि आर डीएपी वाला काम करता है। आर का मतलब होता है रूट का फॉर्मेशन, और जड़ें इसकी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जड़ों में राइजोबियम भी पाया जाता है। जड़ें मृदा के अंदर से क्या है, पानी को अवशोषण करती है, क्योंकि सिंचाई कम ही करते हैं तो इसको जल चाहिए, वो कौन लेती है, इसकी जड़ें। अनिर्धारित वृद्धि, हमेशा पौधा सीधा कम फैलता है और हमेशा पार्श्व शाखाओं की वृद्धि ज्यादा होती है, इसीलिए तो चने के अंदर नीपिंग कर देते हैं, मतलब शीर्ष भाग को तोड़ना क्या कहलाता है, नीपिंग। क्योंकि ऊपर से कोई मतलब नहीं अपने को सीधा बढ़े, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी द्वितीय तृतीय ये शाखाएं ज्यादा, इन शाखाओं में फूल फल आएंगे और इन्हीं से अपने को आर्थिक उपज मतलब अपने को बीज मिलेंगे, याद रखना। तो स्टार्टर डोज में क्या डालते हैं, देखो 1:2:2। पोटास भी डाल देते हैं। दलहनी फसलों में अधिक फास्फोरस डाला जाता है ताकि उनकी किसकी वृद्धि हो बोलो, जड़ों की, और जड़ें क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सके। मूंग में देखो पीत सिरा मोजेक वायरस आता है, जो कि किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है।
ये तो खुद अपने आप ही बता रहा है कि पीत सिरा मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस, जो कि भिंडी में भी आता है, याद हो आपको, है ना। और मोजेक वाले को कौन फैलाता है बोलो, तो एम ए याद रखा है, तो सिर्फ ये अपवाद में आएगा। कौन आएगा, अपवाद में आएगा, तभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर एफिड होता तो एफिड तो सब में फैला रहा है, सारी दालों में फैला रहा है मोजेक वायरस। तो यहाँ पर कौन फैलाती है, सफेद मक्खी, और सफेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम है बेमेसिया टेबेसाई। कौन है, बेमेसिया टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई, बेमेसिया टेबेसाई, ऐसे याद रखना। ये दालों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर। तो कल से दालें चालू करेंगे और कल खत्म भी कर देंगे। और आज के मुख्य समाचार होते हैं यहीं पर समाप्त। बाकी मिलते हैं ऑनलाइन में। एक बार मैं सर को कह दूंगा ये सेल की प्रॉब्लम, आप चिंता नहीं करें, परेशान नहीं हो। कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, पूरे दिन भर क्लासेस चलती है, तो कभी कभी हो जाता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं ललित, आपको नहीं करेंगे ब्लॉक, मैं कह दूंगा वैसे सर से, कोई दिक्कत नहीं, पर सोच समझ के कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर कमेंट आपके कोई भी देख सकता है, कमेंट में अच्छा नहीं लगता, नहीं करेंगे आपको। चलो, तो सभी को अलविदा, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, रोजाना पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। चलो।